हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम समुच्चय सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे, सेट थ्योरी के बारे में। तो देखिए, समुच्चय सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय की परिभाषा की। तो देखिए, समुच्चय की परिभाषा होती क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या हो जाता है? समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सुपरिभाषित संग्रह की। और एक सामान्यतया हम संग्रह की भी बात करेंगे। तो देखिए, सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और संग्रह कलेक्शन। तो देखिए, समुच्चय की परिभाषा के अनुसार जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, वही क्या होता है? समुच्चय होता है। तो देखिए, कलेक्शन से तो आप बेहद अच्छे तरीके से परिचित हैं। जनरली दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के कलेक्शन करते हैं। जैसे अगर हम किचन की बात करें तो किचन में भी कई प्रकार से हम वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं। लाइब्रेरी में भी जाएं तो वहाँ किताबों का हम कलेक्शन करते हैं। तो देखिए, कलेक्शन कोई नया वर्ड नहीं है, कलेक्शन एक सामान्य सा वर्ड है और इस वर्ड से आप बेहद अच्छे तरीके से परिचित हैं। लेकिन देखिए, हम कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन सुपरिभाषित संग्रह, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? तो देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस कलेक्शन में कौन सी वस्तु है और कौन सी वस्तु नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे किचन की, किचन में अगर हमें ये पता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है और कौन सी वस्तु कहाँ पर नहीं रखी हुई है, अगर हमें ये पता है तो हम कहेंगे कि किचन का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। अब देखिए, यदि घर पे मेहमान आ जाए और हम उनके लिए चाय बनाने चलें और किचन में हमें शक्कर नहीं मिल पा रही है, तो हम क्या कहेंगे? उस किचन में जो वस्तुओं का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है और कौन सी वस्तु कहाँ नहीं रखी हुई है, यही वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यही सुपरिभाषित संग्रह होता है। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो देखिए, लाइब्रेरी में भी ये पता होना चाहिए कि कौन सी किताब किस ब्लॉक में रखी हुई है। तो हम कहेंगे कि लाइब्रेरी में पुस्तकों का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। और देखिए, अगर वहाँ पर पुस्तकों का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड नहीं हो तो लाइब्रेरी में भी अव्यवस्थाएं हो जाती है। लाइब्रेरियन को बुक डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी समस्या आ जाती है। तो देखिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या होता है? समुच्चय। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कौन सी वस्तु उसमें है और कौन सी वस्तु उसमें नहीं है, यही वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो देखिए, अगर हम समुच्चय की बात करें तो समुच्चय होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम समुच्चय कहते हैं, सेट। तो देखिए, यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय एक संग्रह होता है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन। प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? संग्रह होता है। परंतु प्रत्येक संग्रह समुच्चय हो ये आवश्यक नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समुच्चय की परिभाषा बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसी को हम समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, समुच्चय की परिभाषा को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम यह दो प्रकार के कलेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्शन नंबर 1। पहला कलेक्शन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। एक कलेक्शन हम ये लेंगे और दूसरा कलेक्शन लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का संग्रह। तो देखिए, यहाँ पर हम दो प्रकार के कलेक्शन पर हम विचार कर रहे हैं।
पहला कलेक्शन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन, और दूसरा जो कलेक्शन है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का कलेक्शन। तो इसमें सारे वोवेल्स आ जाएंगे और इसमें उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ ही लेटर्स आएंगे। तो देखिए इन दोनों कलेक्शन पर हम विचार करें तो देखिए दोनों में से समुच्चय कौन सा है। तो देखिए समुच्चय वो होगा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा। अब देखिए सुपरिभाषितता की जांच करने के लिए हम यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ अक्षर लेके चलेंगे। तो देखिए यदि अगर मैं एक अक्षर लेता हूँ यू, तो हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि यू किस में है, इसमें है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यू इसमें है या नहीं है। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये डिसीजन ले पा रहे हैं ये यू पहले कलेक्शन में है, यू किसे बिलोंग कर रहा है, पहले कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन दूसरे कलेक्शन में ये है आवश्यक नहीं है। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। अगर हम कोई दूसरा अक्षर ले लेते हैं जैसे के ले लेते हैं तो हम तुरंत बोल देंगे के इसमें तो नहीं है। यानी हम इस कलेक्शन के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सा अक्षर इसमें है और कौन सा अक्षर इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के कलेक्शन के लिए, कलेक्शन नंबर 2 के लिए इस प्रकार का डिसीजन लेना संभव नहीं है। तो फिर इन दोनों में से वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन होगा, नंबर 1। ये पहला जो कलेक्शन है यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह क्या होगा, ये समुच्चय होगा। तो समुच्चय की परिभाषा के बाद हम समुच्चय सिद्धांत में कुछ मानक संकेतों पर हम फोकस करेंगे। कुछ जनरल नोटेशन होते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन, जो समुच्चय सिद्धांत में बेहद यूजेबल होते हैं। तो देखते हैं वो जनरल नोटेशन होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले सिंबल को। तो देखिए ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। पहले हम एक एक करके सारे नोटेशन देख लेते हैं और फिर सारे नोटेशन को एक साथ विस्तार में हम समझेंगे। ये जो सिंबल होता है ये होता है देयर एग्जिस्ट का। एक सिंबल ये होता है फॉर एवरी का। अब इसके बाद हम देखेंगे सच दैट का सिंबल। देखिए सच दैट को ऐसे भी हम शो करते हैं और इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। ये दोनों ही सच दैट के सिंबल होते हैं, या तो ऐसे हम शो करें या फिर ऐसे हम शो करें। ये होता है सच दैट। और सच दैट के बाद हम देखेंगे इस प्रकार का सिंबल, और एक सिंबल हम देखेंगे ये वाला। ये जो सिंबल होता है ये होता है अथवा का, और ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है एंड का सिंबल। तो देखिए देयर एग्जिस्ट यानी ये विद्यमान होने का सूचक है। फॉर एवरी प्रत्येक के लिए, और सच दैट ऐसा है कि या फिर इस प्रकार है कि, तो उसके लिए हम सच दैट का साइन यूज करते हैं। तो देखिए इन संकेतों को अब हम विस्तार से एक एक करके समझेंगे। और देखिए एक सिंबल और होता है, अगर 2 नंबर के बीच में ये वाला सिंबल आ जाए तो ये सच दैट का सिंबल नहीं होगा। अगर 2 संख्याओं के बीच में अगर इस तरह का कोई सिंबल आ जाए तो वह होगा भाजक का। इसे हम क्या कहेंगे, ए भाजक है बी का। तो देखिए डिवाइजर का सिंबल है, भाजक का सिंबल है, ए भाजक है बी का। और देखिए अगर ए भाजक है बी का तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको, बी गुणज है ए का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर ए बी का भाजक है तो फिर बी ए का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 किसका भाजक है,
4 का भाजक है। तो 4 किसका गुणज है? 2 का गुणज है। तो a b का डिवाइजर है तो b a का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो देखिए इस सिंबल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है वो ये भी होता है और ये भी होता है। अब देखिए हम एक बार फिर सभी को विस्तार से समझ लेते हैं। और समुच्चय सिद्धांत में देखिए ये जनरल नोटेशन है, ये जनरली यूज में आते ही हैं, तो इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें बिलोंग्स टू की। तो देखिए बिलोंग्स टू एक सिंपल सा वर्ड है जो कि जनरल आम बोलचाल में बोला ही जाता है कि जैसे यह व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है ना, ये कोटा से बिलोंग करता है, ये जयपुर से बिलोंग करता है, या ये फिर वहाँ से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ वही सिंबल है ये समुच्चय के लिए किस तरह से यूज में होता है। देखिए समुच्चय सिद्धांत में अगर हम देखें, जैसे कोई समुच्चय है ए, समुच्चय में होते क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। यदि कोई अवयव इस समुच्चय में है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? बिलोंग का। जैसे हम देखते हैं 3 कोई एलिमेंट है ए का, तो हम क्या कहेंगे? 3 किसको बिलोंग करता है? समुच्चय ए को बिलोंग करता है। यदि 3 समुच्चय ए को बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे? ये 3 किस में है? समुच्चय ए में विद्यमान है। और यदि 3 समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है तो हम किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कोई एलिमेंट अगर समुच्चय में होता है तो हम बिलोंग का साइन लेते हैं, और नहीं होता है तो उस बिलोंग के साइन को हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, डज नॉट बिलोंग का साइन वहाँ पर आ जाता है। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट की। अगर कोई विद्यमान है तो फिर उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला सिंबल भी ले सकते हैं। और ये वाला सिंबल किसके लिए लेते हैं हम? प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी के लिए। अब देखिए इन दोनों का यूज़ मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। समुच्चय ए में एक अवयव x इस प्रकार विद्यमान है कि उसका वर्ग 1 के बराबर है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आप देखिए, समुच्चय ए में एक अवयव x इस प्रकार विद्यमान है कि उसका वर्ग किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इन सिंबल का यूज करते हुए हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन सेट A सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट और ये जो है दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सांकेतिक रूप में है और ये शब्दों के रूप में है। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को सांकेतिक भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यानी विद्यमान है समुच्चय ए का कोई अवयव x, और किस प्रकार? सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी उसका वर्ग किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का मैंने ये यूज़ बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं फॉर एवरी की। तो जहाँ भी फॉर एवरी यूज करना हो तो यहाँ हम ये शब्द न लिखकर हम इस संकेत को हम यूज कर सकते हैं। और देखिए सच दैट का तो हम यहाँ पर सच दैट यूज कर सकते हैं, है ना। सच दैट को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, या फिर यहाँ पर हम इनमें से कोई सा भी एक सिंबल हम यूज कर सकते हैं। और देखिए और का ये सिंबल होता है अथवा का, और ये वाला जो सिंबल होता है वो एंड का होता है, और ये सिंबल होता है डिवाइजर का। जब ये वाला सिंबल, वैसे जनरली ये सिंबल तो किसका होता है? सच दैट का, लेकिन जब दो संख्याओं के बीच में ये लगाया जाता है तो वो किसका सूचक होगा? वह है भाजकता का। ए भाजक है बी का, और जब ए बी का भाजक होता है तो उसे हम बी गुणज है ए का, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए समुच्चय सिद्धांत में इस तरह के संकेतों में हमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन मानक संकेतों को समझने के बाद हम संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार के हम समुच्चय देखेंगे। तो देखिए वो समुच्चय होते किस प्रकार के हैं। तो संख्याओं के समुच्चय में सबसे पहले हम लेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो
तो देखिए जो प्राकृत संख्याएं जो होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उनके समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। ये सारी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। और देखिए जहाँ काउंटिंग वाली बात आ जाती है तो काउंटिंग करने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का हम यूज करते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राकृत संख्याओं में 0 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड हो जाता है। प्राकृत संख्याओं के साथ क्या? 0 इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए अगला समुच्चय हम देखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। और पूर्णांक होते क्या है? देखिए पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। 0 ऐसा पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो देखिए हम इसे किस तरह से लेंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो देखिए ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सब क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर्स। ये सब पूर्ण संख्याएं होती है और ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय के कुछ और भी सिंबल हैं। जैसे हम बात करें Z+ की, Z+। देखिए Z+ का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखिए 0 धनात्मक नहीं होता, तो हम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से ले लेंगे? तो Z+ में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 1, 2, 3। यानी अगर हम बात करें, इससे कंपेयर करें तो देखिए Z+ किसके इक्वल हो जाता है? n के इक्वल हो जाता है। एक और नया सिंबल होता है Z-। अगर हम इस सिंबल की बात करें, Z के ऊपर अगर हम माइनस लगाएं तो वो किसे नोटेट करेगा? वह ऋणात्मक पूर्णांक को शो करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऋणात्मक पूर्णांकों को। तो ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो -1, -2, -3। हम 0 को फिर छोड़ देंगे क्योंकि 0 ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को Z+ से व्यक्त करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को Z- से व्यक्त करते हैं। अब देखिए एक सिंबल और लेते हैं हम Z0। Z0 होता है नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स यानी अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए अगर हम इसमें से अशून्य पूर्णांक लें तो हम इस शून्य को छोड़ देंगे, इस 0 को हटा देंगे, तो जितने भी इंटीजर्स बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? +-1, +-2, +-3। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल हैं एलजेब्रा में ये बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं। Z में क्या होते हैं? सारे पूर्णांक आ जाते हैं। Z+ में केवल पॉजिटिव वाले आते हैं, Z- में नेगेटिव वाले आते हैं और Z0 में 0 को छोड़कर सब आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय की। देखिए परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल Q से, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी अगर परिभाषा की बात करें, परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आप बेहद अच्छे तरीके से जानते होंगे। दो पूर्णांकों का अनुपात
अगर हम दो पूर्णांकों को, दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हमें मिलेगी p/q। तो देखिए परिमेय संख्याएं p/q फॉर्म की होती है। यहाँ p और q क्या है, यहाँ p तथा q क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो हम देखिए यहाँ ये सचदेट का साइन लगाएंगे। p/q किस प्रकार है कि p और q यहाँ पर पूर्णांक है। पूर्णांक है तो किसको बिलोंग करेंगे, ये इस z को बिलोंग करेंगे। p और q किस में से होना चाहिए, z में से होना चाहिए, लेकिन z में तो 0 भी है। यहाँ पर q का मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ अनडिफाइंड केस आता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वहाँ अनडिफाइंड केस आता है, इसलिए q का मान यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें परिमेय संख्याओं के समुच्चय की, तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वह q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ पर z प्लस z माइनस और z0 को समझा था, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए q प्लस q माइनस और q0 ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर हम बात करें q प्लस की, तो q प्लस का मतलब है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, q माइनस का मतलब है ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और यह है अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर और नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीनिंग इन संकेतों का है वही मीनिंग यहाँ परिमेय संख्याओं के लिए इन संकेतों का होगा। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और देखिए यही संकेत अगर हम R के लिए यूज करें तो देखिए R प्लस R माइनस R0, तो R प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। R माइनस किसे शो करेगा, यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को, और R0 अशून्य वास्तविक संख्याएं। तो देखिए R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस का मतलब नेगेटिव रियल नंबर, और R0 का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, और R क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी ऑल रियल नंबर्स। तो देखिए समुच्चय सिद्धांत में संख्याओं के ये समुच्चय बहुत ही ज़्यादा यूजेबल हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर प्रकार का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस प्रकार की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये बेहद ज़्यादा यूजेबल है। तो देखिए इसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय के निरूपण की। एक समुच्चय को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो देखिए जनरली समुच्चय को दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखते हैं ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के रोस्टर फॉर्म की, कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। देखिए समुच्चय के रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, समुच्चय के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके अवयव हैं, उनको क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के भीतर कोमा के द्वारा व्यवस्थित कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के भीतर। तो देखिए एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में अंग्रेजी के स्वरों के समुच्चय को हम किस तरह से लिखेंगे, मझले कोष्ठक में अंग्रेजी के जितने भी स्वर हैं उन्हें कोमा के द्वारा हम व्यवस्थित कर देंगे। तो देखिए अंग्रेजी के स्वरों के समुच्चय को रोस्टर रूप में अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे। अभी हमने संख्याओं के कई प्रकार के समुच्चय देखे, उनमें भी हमने रोस्टर रूप को ही लिया था। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो हमने लिया था वो रोस्टर फॉर्म में लिया था। तो देखिए रोस्टर फॉर्म होता क्या है, हम अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर कोमा के द्वारा व्यवस्थित कर देते हैं। अब देखिए रोस्टर रूप में दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं।
एक तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, इन एलिमेंट्स का जो क्रम होता है, जो ऑर्डर होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ए को उधर लिख सकते हो, ई को इधर लिख सकते हो, समुच्चय अलग नहीं माना जाएगा, वही समुच्चय माना जाएगा। यानी रोस्टर रूप में अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता, हम अवयवों के क्रम को इधर उधर कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है, देखिए इसमें किसी भी अवयव की रिपीटेशन नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। यहाँ रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नॉट अलाउ। क्लियर। और देखिए अगर हम बात करें, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं बनाना। बनाना शब्द के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय। तो देखिए बनाना शब्द के अक्षरों से बनने वाले समुच्चय को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे। इसके सारे अक्षर हम लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने बी ले लिया, फिर ए ले लिया, और फिर उसके बाद क्या लेंगे, एन। अब देखिए आगे और भी अक्षर आ रहे हैं, लेकिन ये अक्षर ऑलरेडी आ चुके हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया था समुच्चय के रोस्टर रूप में एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती, रिपीटेशन नॉट अलाउ। यहाँ पर हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो रोस्टर फॉर्म में दो मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि इसके क्रम का कोई महत्व नहीं होता, आप इन अवयवों का क्रम बदल सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती, कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार नहीं आता। तो ये समुच्चय का रोस्टर फॉर्म है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम नियम रूप भी कहते हैं, रूल फॉर्म, और इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म भी कहते हैं, बीजगणितीय रूप भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस समुच्चय की। अब हमें यही समुच्चय किस रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेरिएबल लेंगे x। हम यहाँ पर मानेंगे कि इस समुच्चय में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, इस समुच्चय में x प्रकार के एलिमेंट्स हैं। यानी यहाँ पर एलिमेंट्स की फॉर्म आती है वेरिएबल फॉर्म में। फिर हम सचदेट का साइन लगाएंगे और x के बारे में जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। x क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो देखिए यह है रोस्टर फॉर्म में और यह है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म को हम एल्जेब्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, बीजगणितीय रूप भी कह सकते हैं, या फिर नियम रूप भी कह सकते हैं। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इसी समुच्चय को, ये जो रोस्टर फॉर्म है, इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स मान लिए हमने, x प्रकार के, और x कौन है, x बनाना शब्द का कोई अक्षर है। तो देखिए यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में क्या है कि एक एक एलिमेंट्स हमें नज़र आता है। यहाँ हम सारे एलिमेंट्स को x के रूप में मान लेते हैं और x की जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर समुच्चय का रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये आप बेहद अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा कोई सेट ले लेते हैं हम, 1 4 9 16।
एक सेट ले लेते हैं हम 0 1 1/2 2/3 3/4। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए, ये तीनों जो समुच्चय हैं ये किस फॉर्म में हैं, ये रोस्टर फॉर्म में है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म नियम रूप जो मैंने आपको बताया था, नियम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक नियम को ढूंढेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स किस नियम को फॉलो कर रहे हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इन एलिमेंट्स की, तो ये सब के सब एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हमें इसमें एक नियम मिल गया। तो सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, n स्क्वायर फॉर्म के होंगे। तो देखिए इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, इस समुच्चय में किस प्रकार के अवयव हैं, x प्रकार के अवयव हैं। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सच दैट, और इस x की प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करेंगे। अब आप बताइए x क्या है, x परफेक्ट स्क्वायर है। अब x परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन किसका, 1 2 3 और 4 का। ये x यानी ये जो एलिमेंट्स है ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है, किसके पूर्ण वर्ग हैं, ये प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर ये n क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेकर 4 तक की, और n क्या है, प्राकृत संख्या। तो हम कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n। यहाँ ये जो कैपिटल N है ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। तो देखिए अगर हम इस समुच्चय के रोस्टर रूप को देखें तो इस रोस्टर रूप को देखने से हमें क्या पता चलता है कि ये सब अवयव जो हैं ये क्या हैं, ये प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो देखिए यहाँ x प्रकार के हम अवयव ले रहे हैं इसमें, और x क्या है, n का स्क्वायर, और n क्या है, 1 से 4 तक, और कोई सी भी ये प्राकृत संख्या हो सकती है। यानी यहाँ 1 से 4 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों के रोस्टर रूप को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। अब आप देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें तो केवल 4 एलिमेंट है, और इसमें क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम लिखेंगे, ये भी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 1 का, ये किसका है, 2 का, 3 का, 4 का। यानी इस समुच्चय को अगर देखें तो इस समुच्चय के सारे अवयव क्या हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। तो हम इसमें क्या मानेंगे, माना इसमें x प्रकार के अवयव हैं, और x क्या है, प्राकृत संख्या के वर्ग के बराबर, और यहाँ n क्या है। अब n को हम बाउंड नहीं करेंगे, यहाँ तो हमने n को बाउंड कर दिया था, हमने प्राकृत संख्या केवल 1 से 4 तक ली थी। क्यों ली थी, क्योंकि यहाँ 1 से 4 तक की संख्याओं के वर्ग ही इस समुच्चय में विद्यमान हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस समुच्चय की, तो इस समुच्चय में 1 से 4 तक की संख्याओं के वर्ग के अलावा जो शेष प्राकृत संख्याएं बची है, सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग इसमें विद्यमान हैं। तो फिर यहाँ हम n को बाउंड नहीं करेंगे, n को क्या कहेंगे, n प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है, यानी n सभी प्राकृत संख्याओं को यहाँ पर व्यक्त करेगा, n बिलोंग्स टू n। तो देखें यहाँ अगर कोई बाउंडेशन होती तो हम, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में हमने n को बाउंड किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम इसे बाउंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट सेट है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो यहाँ हर एक प्राकृत संख्या का हम स्क्वायर यहाँ पर लेंगे। इसके लिए n बिलोंग्स टू n फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए हम इस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म लिखेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं इस थर्ड एग्जाम्पल की। इस रोस्टर फॉर्म को हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म नियम रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 4 अवयव दिए गए हैं, उन अवयवों में हमें एक नियम को ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अगर इन अवयवों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए जो हर का मान है वो अंश से 1 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से 1 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए चारों एलिमेंट्स इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो हर में हमें अंश से 1 ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, मान लेते हैं इसमें किस प्रकार के अवयव हैं, x प्रकार के, और x क्या है, n/n + 1 है। अब देखिए n क्या लें,
यहाँ तो हमने प्राकृत संख्या ली थी, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। लेकिन देखिए यहाँ हमें ये वाला एलिमेंट पाने के लिए यहाँ n का मान क्या रखना पड़ेगा, 0। तो पहला एलिमेंट किससे मिलेगा, n इक्वल 0 से। दूसरा एलिमेंट कहीं से मिलेगा, n इक्वल 1 से। तीसरा n इक्वल 2 से। और चौथा एलिमेंट किससे मिलेगा, n इक्वल 3 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ n के मान क्या लेने पड़ेंगे, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ 0, 1, 2 और 3 ये सब क्या हैं, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए हम n को बाउंड कर देंगे, n का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 3 तक लेंगे। तो देखिए n का मान 0 से 3 तक लेंगे और n क्या है, n w को बिलोंग करता है। यानी हम n का मान क्या लेंगे, 0, 1, 2 और 3। 0 लेंगे n का मान, तो इससे हमें ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा। अगर n का मान हम 1 लें तो दूसरा, अगर 2 लें तो तीसरा, और n का मान अगर हम 3 लें तो कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, हमें चौथा एलिमेंट मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, n किसको बिलोंग कर रहा है, w को, क्योंकि 0, 1, 2 और 3 ये सब n के मान हैं और ये सब n के मान किसे बिलोंग करते हैं, w को। क्लियर। और देखिए यहाँ अगर हम n बिलोंग्स टू w न लें तो 0 से 3 तक तो बहुत सारी संख्या हो जाती है। n को तो यहाँ एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, n w है। अगर हम n को रियल नंबर लें तो 0 से 3 तक तो बहुत सारी संख्याएं होती है, बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती है। और उन सभी वास्तविक संख्याओं को अगर हम यहाँ पर रख रख के एक से का मान निकालें तो ये समुच्चय हमें नहीं मिलेगा, वो अनंत समुच्चय मिल जाएगा। इसलिए देखिए इन एलिमेंट्स को पाने के लिए हमने n की वैल्यू कौन कौन सी ली, 0, 1, 2 और 3। वो सब किसको बिलोंग करती है, w को। इसलिए ये क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू w। तो देखिए इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए सेट थ्योरी के इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे और आगे के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो सेट थ्योरी पार्ट 2 में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।